तो गाइज अगर आप भी एमपीटी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको भी ये लगता होगा कि यार इतना सारा सिलेबस है, इतने सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, सब्जेक्ट पढ़ने हैं, टाइम भी बहुत लिमिटेड है, कैसे मैनेज होगा। और चलो अगर मैं पढ़ भी लूँ तो क्या मुझे एग्जाम टाइम तक वो बातें याद रहेंगी या फिर मैं भूल जाऊंगी। ये सारे थॉट्स मुझे भी आते थे व्हाइल आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई एमपीटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बट आई थिंक विद द राइट टेक्निक एंड स्ट्रैटेजी आई वॉज एबल टू क्लियर दैट एग्जामिनेशन। तो आपके जितने भी डाउट्स हैं, क्वेश्चन हैं कि होगा या नहीं होगा, कैसे करना है, कहाँ से पढ़ना, कहाँ से स्टार्ट करूँ, इतना सारा सिलेबस है, तो इन सारे डाउट्स और क्वेरीज के जितने भी क्वेश्चंस हैं ना आपके, वो सारे मैं आपके इस वीडियो के अंदर सॉल्व करने वाली हूँ। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से गाइडेंस देने वाली हूँ कि कैसे यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर एमपीटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। एंड ट्रस्ट में अगर आप ये पॉइंट्स फॉलो करते हो ना तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल प्रूव होंगे। फर्स्ट पीस ऑफ एडवाइस विच आई वॉन्ट टू गिव यू ऑल इज स्टडी एंड फोकस ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ओनली फॉर दिस टाइम। अब देखो क्या होता है ना कि हमें जो सिलेबस दिया जाता है फॉर एमपीटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, भले ही वो किसी भी कॉलेज का हो, सीयूईटी का हो या कहीं का भी हो, तो उसमें हमने जो भी बैचलर्स में पढ़ा होता है फ्रॉम द फर्स्ट ईयर टू द फोर्थ ईयर, वो सारे ही टॉपिक्स, सारे ही सब्जेक्ट हमें एमपीटी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए पढ़ने होते हैं। अब टू बी ऑनेस्ट, और अगर मैं प्रैक्टिकलिटी की बात करूँ तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम वो सारे सब्जेक्ट्स एक बार फिर से गो थ्रू करें, सारे टॉपिक्स उसमें से हम दोबारा पढ़ें। ये प्रैक्टिकली ह्यूमनली पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि हमारे पास उतना टाइम भी अब नहीं बचा है। आपके पेपर में हार्डली अब 2 से ढाई महीने बचे होंगे, बस, उससे ज़्यादा टाइम नहीं है पेपर में, तो हमें उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना होगा। तो हमें जो सिर्फ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं आपके, उन्हीं को पढ़ के जाना है अच्छे से। मैंने भी पर्सनली यही किया था क्योंकि यार इतना टाइम नहीं होता कि आप सारे के सारे 4 साल के सब्जेक्ट्स पढ़ पाओ। अब इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कौन से, वो कैसे हमें पता चलेगा, तो वो हमें पता चलेगा पीवाईक्यू एनालिसिस से। तो अगर आप सीयूईटी, पीजी के डिफरेंट एमपीटी एग्जामिनेशन के अगर आप पीवाईक्यूज देखोगे तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आपके कौन कौन से हैं। तो मैंने जो सब्जेक्ट्स पढ़े थे या फिर मैंने जो पीवाईक्यू का एनालिसिस किया है अभी, जो ये 3-4 साल में पेपर हुआ है सीयूईटी का, उसके बेसिस पे मैं आपको बताती हूँ कि एक तो आपका एनाटमी, फिजियोलॉजी, इलेक्ट्रोथेरेपी, एक्सरसाइज थेरेपी एंड बायोमैकेनिक्स, उसके अलावा ऑर्थो, न्यूरो एंड कार्डियो। आई थिंक कि अगर आप इतने सब्जेक्ट्स भी पढ़ के जाते हो तो इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। इससे ज़्यादा आपको पढ़ के जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड टू बी ऑनेस्ट एंड टू बी वेरी प्रैक्टिकल, इससे ज़्यादा टाइम भी आपके पास नहीं है। आप अगर आप ये सब्जेक्ट भी पढ़ लेते हो ना तो भी बहुत बड़ी बात है। सो आई थिंक कि अगर आप सिर्फ इन्हीं सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करके चलते हो बिना किसी और सब्जेक्ट को टच किए, सो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आपका जो एग्जाम है वो इसी बार में निकल जाए। अब गाइज इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स तो मैंने तुम्हें बता दिए हैं, बट अब इन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं इनके, वो सब मैं तुम्हें इस चैनल के ऊपर पढ़ाने वाली हूँ। स्टेप बाय स्टेप हम सारा एमपीटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस इस चैनल के ऊपर कवर करने वाले हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तुम्हें यहाँ पे सारी वीडियोज़ एंड लेक्चर्स मिल जाएंगे, तो तुम जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि अब इस पर तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियोज़ आने वाली हैं। अब हमें ये तो पता पड़ गया कि हमें ये सारे सब्जेक्ट्स में से ही पढ़ना है और हमें यही सारे सब्जेक्ट्स पढ़ के जाने हैं, बट इसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि अब हम कौन सी बुक रेफर करें। सो द सेकंड पीस ऑफ एडवाइस व्हिच आई वांट टू गिव यू ऑल इज यूज एंड रेफर ओनली दी स्टैंडर्ड बुक्स फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। अब देखो जितने भी मैंने आपको सब्जेक्ट्स अभी बताए हैं फर्स्ट वाले पॉइंट में, उन सबकी स्टैंडर्ड बुक्स भी आपने पढ़ी होंगी। फॉर एग्जाम्पल एनाटमी के लिए द स्टैंडर्ड बुक विच वी यूज इज बीडी चौरस। फिजियोलॉजी आई हैड रेफर्ड टू AK जैन, तो वो भी एक स्टैंडर्ड बुक है। अगर आपके पास कोई दूसरी बुक है विच इज अ गुड स्टैंडर्ड बुक तो आप उसे भी रेफर कर सकते हो, राइट। फॉर इलेक्ट्रोथेरेपी सेम आई यूज टू रेफर लो एंड रीड एंड चैट स्टार्कले, सो दीज 2 बुक्स आई रेफर। कहने का मतलब ये है कि जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं आप हमेशा उनकी स्टैंडर्ड बुक से ही पढ़ के जाना और उसके अलावा किसी भी बुक को रेफर मत करना। और अगर कोई ऐसी बुक है जो आपने बैचलर्स में पढ़ी ही नहीं है बट आप, हाँ ये अच्छी बुक है, बहुत इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे सोच के अगर उस बुक को अभी पढ़ोगे तो कोई फायदा नहीं है। जो आपने बुक ऑलरेडी पढ़ रखी है प्लस जो एक स्टैंडर्ड बुक है, आप उसी को दोबारा पढ़ो और उसी को रिवाइज करो, क्योंकि अगर आप कोई अभी नई बुक पढ़ने बैठोगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और डिफिकल्ट हो जाएगा। इससे बेटर है जिस स्टैंडर्ड बुक की आपने लैंग्वेज पढ़ रखी है, आपने एक बार उसके गो थ्रू कर रखा है, तो वो आपके लिए ज़्यादा ईजियर होगा टू रीड एंड मेमोराइज फ्रॉम इट, राइट। तो आप स्टैंडर्ड बुक यूज़ करो, प्लस जो आपने स्टैंडर्ड बुक ऑलरेडी यूज़ कर रखी है उन्हीं से पढ़ो, किसी भी नई बुक पे जंप मत करो।
तो अगर तुम जानना चाहते हो कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी स्टैंडर्ड बुक इज़ बेस्ट, तो तुम मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, वरना अगर मैं सारी बातें इस वीडियो में इंक्लूड कर दूंगी तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और हम अपने टॉपिक से भी भटक जाएंगे। अब हमें बुक्स भी पता चल गई हैं, हमें अपने सब्जेक्ट भी पता चल गए हैं, तो अब देरी किस बात की है भाई। थर्ड पीस ऑफ एडवाइस इज मेक योर डेली रूटीन। अपना एक डेली रूटीन सेट करो कि हाँ भाई आज मुझे ये काम करना है। अब देखो रूटीन अपना तुम सेट कर सकते हो दो तरीके से, या तो तुम टाइम के हिसाब से अपना रूटीन सेट कर लो कि भाई मुझे रोज 5 या 8 या जितने भी तुम्हें घंटे पढ़ना है, मुझे इतने घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे मैं उसमें कितना ही सिलेबस मेरा खत्म हो जाए, कवर हो जाए, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे इतना टाइम तो पर्टिकुलर पढ़ना ही पढ़ना है। या फिर तुम दूसरा तरीका क्या कर सकते हो कि तुम अपने टॉपिक सेट कर सकते हो कि आज मुझे भाई ये 10 टॉपिक है, ये 5 टॉपिक है, ये मुझे आज कवर करने हैं आज के दिन में, चाहे मैं जैसे मर्जी करूँ, राइट। तो तुम दो तरीके से, दो अप्रोचेस के थ्रू तुम अपना जो डेली रूटीन है वो सेट कर सकते हो, एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट यू स्टिक टू दिस डेली रूटीन, क्योंकि तुम इससे फिर बाहर नहीं जा सकते। ये तुम्हारी कंसिस्टेंसी ही रहेगी जो तुम्हें इस एग्जाम को क्लियर करने में हेल्प करे। अगर मैं अपनी बात करूँ, सो आई यूज्ड टू मेक अ रूटीन जिसमें आई हैड टू स्टडी 8 आवर्स डेली। तो मैं 8 आवर्स डेली पढ़ती थी, मैंने अपना टाइम बाउंड के हिसाब से फिक्स कर रखा था कि मुझे 8 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। अपना डेली रूटीन चाहे जैसे मर्जी सेट करो, वो आपकी चॉइस है, आपका ओपिनियन है, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि जो भी आप टारगेट लेके चल रहे हो, अगर आप टाइम के अकॉर्डिंग भी लेके चल रहे हो या टॉपिक्स के अकॉर्डिंग भी लेके चल रहे हो, दैट शुड बी फुलफिल्ड इन दैट पर्टिकुलर डे ओनली, एंड प्लीज बी कंसिस्टेंट ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। नेक्स्ट इज जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और जो चीज़ मैंने खुद भी फॉलो करी थी इज दैट आई यूज टू फोकस ऑन मेकिंग माई कंसेप्ट। क्योंकि बैचलर्स में क्या होता है ना यार, जो हमारे बेसिक कंसेप्ट होते हैं एनाटमी के, फिजियोलॉजी के, एटलीस्ट मेरे साथ तो यही हुआ था कि मेरे वो बहुत वीक थे, क्योंकि उस टाइम तो हमने पेपर देने के लिए पढ़ लिया था कि हाँ भाई पेपर में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रेकियल प्लेक्सस पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यही पेपर में आ जाएंगे थ्योरी वाले पेपर में। बट ये जो एग्जामिनेशन है इट इज़ एन ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन, तो ऐसा नहीं है कि आप अपने मन से कुछ भी बना के आ सकते हो, और तो और नेगेटिव मार्किंग भी है, तुक्का भी मार के आओगे तो 1 नंबर कट जाएगा तुम्हारा, है ना। तो हमें ये गलती यहाँ पे नहीं करनी है। अगर तुम्हारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे ना, तो आई एम टेलिंग यू तुम बहुत आसानी से अपना ये जो एंट्रेंस एग्जाम है ये क्लियर कर लोगे। मैंने खुद ने भी अपने बेसिक कंसेप्ट बिल्ड करने में बहुत टाइम लगाया था, बहुत फोकस किया था मैंने अपने बेसिक कंसेप्ट बिल्डिंग पे ही, उसी की वजह से आई थिंक मेरा जो एंट्रेंस एग्जाम है वो क्लियर भी हुआ था। सो व्हाट आई विल सजेस्ट यू, इसकी बजाय बड़े बड़े टॉपिक्स पढ़ने के, बहुत ज़्यादा डिटेल में उनमें जाने के, तुम अगर अपने बेसिक्स में एनाटमी, फिजियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स, अगर तुम ये 3 सब्जेक्ट्स भी बहुत अच्छे से कर लेते हो, उसके बाद जो तुम्हारे दूसरे सब्जेक्ट्स है जैसे कि ऑर्थो, न्यूरो एंड कार्डियो, तो इनमें तो तुम्हें सिर्फ पैथोलॉजी ही पढ़नी है ना, बेसिक तो तुम्हारे बिल्कुल क्लियर है। और अगर तुम्हारे बेसिक बिल्कुल क्लियर है तो पैथोलॉजी या कोई भी एबनॉर्मल कंडीशन पढ़ने में तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। बल्कि अगर तुम उल्टा करोगे कि अगर तुम पैथोलॉजी या एबनॉर्मेलिटीज पहले पढ़ लोगे, उसके बाद बेसिक्स पे आओगे, तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, ना तुम्हें एबनॉर्मल समझ आएगा ना तुम्हें नॉर्मल समझ आएगा। इसलिए पहले नॉर्मल कंसेप्ट अपने बिल्ड करो, उसके बाद एबनॉर्मल पे जंप करना। तो तुम्हें इस तरीके से जो अपनी पढ़ाई है वो स्टार्ट करनी है, तभी तुम वहाँ पे अच्छा स्कोर कर पाओगे एग्जाम में। इसी के साथ साथ यू ऑल्सो हैव टू मेक योर नोट्स। अब बहुत बच्चों को लगेगा यार कि इसके लिए भी हमें नोट्स बनाने की जरूरत है, तो जी बिल्कुल आपको इसके लिए नोट्स बनाने की जरूरत है। तो जरूरी नहीं है कि आपको कॉपी पेन लेके ही बैठना है, आप चाहो तो बुक में भी नोट्स अटैच कर सकते हो, एंड योर नोट्स शुड बी वेरी क्रिस्प एंड क्लियर एंड टू द पॉइंट रेलिवेंट होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे 1 वर्ड आंसर ही आएगा, बहुत लंबे लंबे तुम्हें पैराग्राफ्स वगैरह नहीं लिखने हैं, वहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है भाई। तो तुम्हें बहुत क्लियर टू द पॉइंट तरीके से अपने नोट्स बनाने हैं, ताकि तुम डायग्राम्स के थ्रू अपने नोट्स बना सकते हो, फ्लो चार्ट्स के थ्रू अपने नोट्स बना सकते हो, तुम जैसे चाहो वैसे अपने नोट्स बना सकते हो। बस तुम्हें ये बातें याद रखनी चाहिए कि भाई ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के, इतने इतने भी अगर मुझे याद है तो ये मेरा टॉपिक कंप्लीट है। तो इस तरह से तुम अपने जो नोट्स हैं वो बना सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज प्रैक्टिस पीवाईक्यूज एंड सैम्पल पेपर्स डेली। सो डेली का तुम्हें टारगेट रखना है कि तुम्हें कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा तो पीवाईक्यूज या सैम्पल पेपर जो है वो सॉल्व करने ही करने हैं। अगर तुम ये नहीं करोगे तो ट्रस्ट मी, जो तुम इतना पढ़ रहे हो, थ्योरी पढ़ रहे हो, कंसेप्ट बना रहे हो, नोट्स बना रहे हो, उन सबका कोई फायदा नहीं रह जाएगा अगर तुम पीवाईक्यूज प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। क्योंकि तुमने मतलब सारा थ्योरी वाला पार्ट तो कर लिया, बट उसका एप्लीकेशन यानी कि पीवाईक्यू एनालिसिस वो तो तुमने किया ही नहीं। तो अगर तुम वही नहीं करोगे तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम कहाँ पे तुम पीछे रह रहे हो, समझ रहे हो, तुम्हारे वीक पॉइंट्स क्या हैं, तुम्हें कहाँ पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्या तुम्हारी स्ट्रेंथ है, वो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा जब तक तुम पीवाईक्यूज को करोगे नहीं। और पीवाईक्यूज करने के बाद उनका एनालिसिस भी करो कि अच्छा मेरे अब की बार मैंने 100 पीवाईक्यूज दिए हैं, 100 एमसीक्यूज लगाए हैं, तो उसमें से मेरे 80 सही हैं, 50 सही हैं, तो मैं कहाँ लैग कर रही हूँ। ये सब चीज़ें तुम्हें अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा
एनालिसिस करनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में ये बातें रखनी भी पड़ेंगी, तभी तुम आगे कुछ फ्रूटफुल कर पाओगे और इस एग्जाम को क्लियर कर पाओगे। सो गाइज, दीज आर ऑल द जेन्युइन एडवाइस फ्रॉम माय साइड जो मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे भी यूज़ करी थी, एंड आई थिंक दीज आर एवरग्रीन एडवाइस जो कि हमेशा ही रहेंगी फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और बेनिफिशियल प्रूव हुआ होगा, एंड ऐसे ही वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।